केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा में नशीले पदार्थों के खतरे के मुद्दे और आतंकवाद पर बयान दिया है। अमित शाह ने कहा कि देश में मादक पदार्थों की समस्या एक गंभीर समस्या है। उन्होंने दावा किया कि भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देश ड्रग्स से होने वाले मुनाफे का इस्तेमाल आतंक फैलाने के लिए कर रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि हमारी सरकार की ड्रग्स के मुद्दे पर जीरो टॉलरेंस की नीति है। नशा मुक्त भारत के लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जो देश हमारे देश में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, वे ड्रग्स से होने वाले मुनाफे का इस्तेमाल उसी के लिए कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस गंदे पैसे की मौजूदगी भी धीरे धीरे हमारी अर्थव्यवस्था को खोखला कर देती है। साथ ही शाह ने कहा कि ड्रग्स का खतरा एक गंभीर समस्या है जो पीढ़ियों को नष्ट कर रही है। कोरोना को लेकर चीन समेत दुनिया के कई देशों में डराने वाले हालात हैं। कोरोना के मामलों में सबसे ज्यादा बुरी स्थिति चीन की है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए भारत सरकार भी अलर्ट हो गई है, जिसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बुधवार को कोरोना की स्थिति पर समीक्षा बैठक की। इस दौरान मांडविया ने कहा कि देश में कोरोना का खतरा टला नहीं है। साथ ही उन्होंने लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी है। वहीं बैठक के बाद नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने कहा कि देश में केवल 27 से 28% लोगों ने ही एहतियात खुराक ली है। हम अन्य लोगों, विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों से अपील करते हैं कि वो एहतियात खुराक ले। दुनिया भर में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब केंद्र सरकार ने भी सतर्कता बढ़ा दी है। इसी को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखा है। इस पत्र में भारत जोड़ो यात्रा में कोविड गाइडलाइंस का सख्ती से पालन किए जाने की अपील की गई है। उन्होंने कहा कि अगर कोविड प्रोटोकॉल का पालन संभव नहीं हो तो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी की स्थिति को देखते हुए कोविड महामारी से देश को बचाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा को देश हित में स्थगित कर दें। देश के गृह मंत्रालय द्वारा सुरक्षा कारणों से प्रतिबंधित किए कट्टर इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा कोच्चि की विशेष अदालत के सामने बताया गया कि इस संगठन के कुछ नेता इस्लामिक स्टेट और आतंकी संगठन अलकायदा के संपर्क में थे। गहनता से जांच कर न्यायालय के सामने चार्जशीट पेश करने के लिए एनआईए ने प्रतिबंध के बाद गिरफ्तार किए गए पीएफआई नेताओं के खिलाफ जांच का समय मांगा है। अदालत ने सहमति जताते हुए अहम सुराग ढूंढने और चार्जशीट फाइल करने के लिए 90 दिनों का समय दिया है। सरकार ने संसद को बताया कि कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने देश भर में 1576 रोजगार मेले आयोजित किए हैं, जिनसे 2.5 लाख युवाओं को रोजगार मिला है। कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक सवालों के जवाब में यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि मंत्रालय ने देश भर में 1576 रोजगार मेले आयोजित किए हैं, जिनमें करीब 6 लाख लोगों ने अपना पंजीयन कराया और उनमें से 2.5 लाख युवाओं को रोजगार मिला है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अब तक 4.21 करोड़ मरीजों का इलाज किया गया। इस पर लगभग 49,468 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने राज्यसभा में जानकारी देते हुए बताया कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 2018 में शुरू की गई थी, जो सरकार द्वारा वित्त पोषित सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है, जिसमें अब तक 4.21 करोड़ मरीजों का इलाज किया गया है। बता दें कि इस योजना के तहत 10.74 करोड़ गरीब और कमजोर परिवारों को अस्पताल में भर्ती होने पर प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवर प्रदान किया जाता है। देश के आम नागरिकों में झूठे समाचार का प्रसार कर अराजक माहौल बनाने वाले यूट्यूब चैनलों पर सरकार का शिकंजा जारी है। इसी कड़ी में देश के केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से जारी आधिकारिक बयान के अनुसार न्यूज हेडलाइंस, सरकारी अपडेट और आज तक लाइव नामक यूट्यूब चैनल टीवी समाचार चैनलों और उनके समाचार प्रस्तोता के थंबनेल और छवियों का उपयोग दर्शकों को यह विश्वास दिलाने के लिए कर रहे थे कि उनके द्वारा साझा की गई खबर प्रामाणिक है। यह तीनों चैनल लगभग 33 लाख सब्सक्राइबरों तक उच्चतम न्यायालय, माननीय प्रधान न्यायाधीश, सरकारी योजनाओं, इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन, कृषि ऋणों को माफ करने आदि के बारे में झूठी और सनसनीखेज खबरें फैला रहे थे। वर्ष 2019 में चीन से फैली महामारी कोविड-19 एक बार फिर तेजी से पैर पसार रही है। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने मंगलवार को कहा
कि देश में कोरोना के 3,83,175 मामले सामने आए हैं। वहीं अस्पतालों में मरीजों की संख्या में 85 से 95% तक की बढ़ोतरी हो गई है। बता दें कि अचानक से इस महीने में चीन में कोरोना का कहर देखा जा रहा है। अमेरिका के महामारी विशेषज्ञ एरिक फेगलडिंग ने बयान दिया है कि आने वाले 90 दिनों में चीन में 20 लाख लोगों की मौत हो सकती है। इसके अलावा 80% आबादी कोरोना संक्रमित हो सकती है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने अफगानिस्तान में महिलाओं की शिक्षा पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में तालिबान के हालिया निर्णय की निंदा की है। व्हाइट हाउस एनएससी के प्रवक्ता एंड्रियन वॉटसन ने कहा कि अमेरिका अफगान महिलाओं की विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा प्राप्त करने से रोकने के लिए तालिबान के अक्षम्य निर्णय की निंदा करता है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाने और उन्हें अपने मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता का प्रयोग करने से रोकने के लिए तालिबान नेतृत्व का यह सबसे निंदनीय कृत्य है। वॉटसन ने कहा कि अफगानिस्तान की आधी आबादी को पीछे रखने के इस अस्वीकार्य रुख के परिणाम स्वरूप तालिबान अंतर्राष्ट्रीय समुदायों से अलग हो जाएगा और अपनी इच्छा की वैधता से वंचित हो जाएगा। केंद्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए अब हरियाणा और पंजाब के गैंगस्टरों पर नकेल कसने की कोशिश में जुट गई है। इसके लिए लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड जैसे शातिर गैंगस्टर्स के पूरे खेमे को खत्म करने की तैयारी है। इसी बीच खबर सामने आई कि एनआईए हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में एक बड़ी छापेमारी को अंजाम दे रही है, जिसमें देश के टॉप मोस्ट गैंगस्टर के खिलाफ ये छापेमारी की जा रही है। सूत्रों के अनुसार पूछताछ के बाद एनआईए तमाम जगहों पर छापेमारी कर रही है। बता दें, एनआईए की ये छापेमारी पहले से दर्ज यूएपीए के मामले में हो रही है, जिसके चलते गैंगस्टर के करीबी और गुर्गों के ठिकानों पर रेड डाली जा रही है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बुधवार को कहा कि आतंकी इकोसिस्टम का समर्थन करने वालों को कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। मीडिया कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सिन्हा ने कहा, जम्मू कश्मीर में जो भी आतंकी इकोसिस्टम का समर्थन करता है उसे कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां पता लगा लेंगी कि कौन आतंक का समर्थन कर रहा है और कौन ऐसे समर्थकों की राजनीतिक संबद्धता कोई मायने नहीं रखेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि यह जम्मू कश्मीर प्रशासन और केंद्र को तय करना है कि जम्मू कश्मीर में किससे रहना और काम करना है। मणिपुर के नोनी जिले में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। यहाँ एक बस पलटने से उसमें सवार 7 छात्रों की मौत हो गई है। वहीं हादसे में 20 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। पुलिस ने इस हादसे की जानकारी दी है। बताया जा रहा है कि यह हादसा राजधानी इम्फाल से करीब 55 किलोमीटर दूर पहाड़ी जिले के लुंगसाई इलाके के पास ओल्ड कच्चा रोड पर हुआ है। राज्य के सीएम एन बीरेंद्र सिंह ने हादसे से जुड़ा एक वीडियो ट्वीट कर कहा कि बचाव अभियान में समन्वय के लिए एसडीआरएफ, मेडिकल टीम और विधायक घटनास्थल पर पहुंचे हैं और राहत बचाव कार्य किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हुई जम्मू और कश्मीर प्रशासनिक परिषद की बैठक में पुनर्निवास नीति को मंजूरी दी गई है। बता दें, पुनर्वास नीति की स्वीकृति का उद्देश्य बच्चों को विभिन्न खतरों से बचाना है। साथ ही अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार किशोर न्याय अधिनियम के सिद्धांतों के अनुसार सड़क पर रहने वाले बच्चे देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों की श्रेणी में आते हैं। साथ ही इन योजनाओं को अब विभाग के अन्य निदेशालय अर्थात मिशन पोषण और मिशन शक्ति के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यानी पीएमएफबीवाई किसानों के नामांकन की आवेदन मामले में दुनिया की नंबर 1 फसल बीमा योजना बन गई है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में लिखित उत्तर में जानकारी देते हुए बताया कि सकल प्रीमियम के मामले में पीएमएफबीवाई दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी फसल बीमा योजना भी है। बता दें, पीएमएफबीवाई योजना के तहत वित्त वर्ष 2021 से 22 के दौरान 832.24 लाख किसानों ने नामांकन कराया है। वहीं किसानों द्वारा भुगतान किया गया प्रीमियम 3,77,026 करोड़ रुपए था, जबकि 2021 से 22 के दौरान किसानों द्वारा किए गए फसलों के नुकसान के 13,728.63 करोड़ रुपए के दावों का भुगतान किया गया। देश के घरेलू उद्योगों के संरक्षण के लिए व्यापार उपचार महानिदेशालय द्वारा दिए गए सुझाव के आधार पर बड़ा कदम उठाया जा रहा है। आगामी 5 वर्षों के लिए चीन से आयात होने वाले स्टेनलेस स्टील, सीमलेस ट्यूब और पाइपों पर एंटी डिपिंग शुल्क लगाया गया है। बुधवार को जारी अधिसूचना में दी गई जानकारी के अनुसार यह शुल्क भारतीय मुद्रा में तय होगा। बता दें कि इससे पहले सितंबर में जारी किए गए अधिसूचना में
एंटी डंपिंग शुल्क 114 अमेरिकी डॉलर प्रति टन से लेकर 3,801 अमेरिकी डॉलर प्रति टन तक है।